नमस्कार। 15 रु अधिक विश्वकप, 500 रु अधिक दिनिका एवं टी20, 80 रु अधिक टेस्ट मैच। हिंदी जगतर बा हिंदी कमेंट्री जगतर से होइछंती भीष्म पितामह अर्थात बेताज बादशाह भी जहाँ को कहती। एवं गोटे समय हिंदी कमेंट्री बा क्रिकेट कमेंट्री जदि हिंदी रे कहीं शुणा को भल पाउतला ताले से खोजुतला सुशील दोषी कमेंट्री को। पद्मश्री सुशील दोषी आज आम सहित उपस्थित रही। एवं जदि घरोई क्रिकेट कथा मु कहबी ता तो हिसाब ही नहीं केते जे रणजी ट्रॉफी से कमेंट्री करिसेंती हिंदी रे तार आपण पाखे हिसाब भी नहीं और तांको पाखे भी हिसाब नथिबो। तेणु एते रेकर्ड संख्यक कमेंट्री करथिबा हिंदीर से महान दिग्गज लीजेंड आम सहित आज उपस्थित अच्छा आलोचना करवा सहित खोलिकी जे केमती तांकर कैरियर आरंभ होला हिंदी कमेंटेटर हिसाब से एते केमती ना से तैयारी कले एवं गोटे माइलस्टोन केमती तैयारी कले से संपर्क में आम आलोचना करवा। सुशील जी बहुत बहुत स्वागत है उड़ीसा में। उड़ीसा में आप आए हैं, ये पहली बार उड़ीसा में आना हुआ या बहुत बार आ चुके हैं? नहीं, पहली बार ही आया हूँ। भुवनेश्वर तो पहली बार आया। मुझे पता था कि ये मंदिरों का शहर है, एक पवित्र शहर है, यहाँ आने की हमेशा इच्छा थी। और इच्छा जब साकार हुई, लोगों से जब मुलाकात हुई तो लगा कि अच्छा किया कि यहाँ आया। गुणी लोग हैं, अच्छे लोग हैं और वातावरण अच्छा है। और लिटरेरी फेस्टिवल जिसके लिए मैं आया, बातचीत अच्छी रही। और सबसे बड़ी बात कि ये फेस्टिवल में कोशिश ये की जा रही कि गुणी लोगों का सम्मान हो, जो लिटरेचर के क्षेत्र में या इस तरह के अलग अलग क्षेत्रों में जो आगे बढ़े हुए कलाकार लोग हैं उनका सम्मान। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कोई भी देश आगे कैसे बढ़ता है, आगे बढ़ता है इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा बहुत होता है या सेंसेक्स बहुत ऊंचा होता है। कोई भी देश आगे इसलिए बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि वो अपने कलाकारों का, अपने गुणीजनों का किस तरह सत्कार करता है। तो मुझे अच्छा लगा ये परंपरा यहाँ पर और भी फेस्टिवल्स हो रहे हैं, लेकिन औपचारिकता वशी हो रहे हैं। यहाँ तो बहुत गंभीरता से हुआ और मुझे अच्छा लगा कि अरुण लाल के साथ मैंने बातचीत की, पुराने क्रिकेटर हैं और तजुर्बा आपके लिए था। उनके साथ तो मैं कमेंट्री भी कर चुका हूँ, उनकी कमेंट्री भी कर चुका हूँ, उनके पिताजी की कमेंट्री भी के साथ भी कमेंट्री कर चुका हूँ। और इनके साथ भी जब वो खेलते थे तब कमेंट्री करता था और इनके साथ माइक्रोफोन में भी शेयर किया मैंने। तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा। पुराने मित्र भी हैं और अच्छे इंसान हैं। 70 दशक से लगभग 72 में अपने भारत और इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मैच खेला गया था, उसी ज़माने से आप कमेंट्री कर रहे हैं और आज तक ये सफ़र कैसा रहा? और बाई चॉइस आप आए, आपका रुचि था क्रिकेट कमेंटेटर या हिंदी क्रिकेट कमेंट्री करने में? नहीं, ये तो अद्भुत सफ़र। मैं समझता हूँ कि एक छोटा सा लड़का जो मध्यम वर्गीय परिवार से, सपना तो कभी था ही नहीं कि कमेंटेटर बन जाएंगे, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए क्या लिखा है हमें पता नहीं रहता है कि उसकी पटकथा क्या है। और जब वो पटकथा धीरे से खुलना शुरू हुई और कमेंट्री करना शुरू किया, लेकिन शौक़ अद्भुत था। बचपन से मैं बड़े बड़े कमेंटेटर्स की नकल किया करता था। आप लोग जैसे नहाते हैं तो गाना गाते हैं ना बाथरूम में, मैं कमेंट्री गाता था। रोल मॉडल कौन थे? हैं? रोल मॉडल आदर्श कौन थे क्रिकेट? रोल मॉडल में तो मैं जॉन ऑर्लट मैं बहुत अच्छा मानता था, इंग्लैंड के, उनकी मैं नकल करता था। फिर ब्रायन जॉनस्टन थे और एलन मैगलवरी, उनका रिएक्शन मेरे को बहुत पसंद था। क्विक रिएक्शन जो होता है ना, तुरंत प्रतिक्रिया देने की जो काबिलियत, ये उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। तो उनका भी मैं, जितने भी बड़े बड़े कमेंटेटर्स के अच्छे अच्छे जो बिंदु थे वो मैंने अपनी कमेंट्री में भरने शुरू किए। और मुझे ही लगा कि शुरुआत कैसा था? हाँ, शुरुआत तो देखिए, पहले जब हिंदी में कमेंट्री शुरू की 1968 में रणजी ट्रॉफी की, तो तब तो लोग कहते थे कि हिंदी में कमेंट्री हो ही नहीं सकती है, ये अंग्रेज़ खेल है, 22 यार्ड्स का खेल है, इसमें हिंदी का क्या काम। लेकिन फिर मैंने अपनी भाषा बनाई, अपनी शैली बनाई। आपने देखा मेरी जो शैली है वो बिल्कुल अलग है। मैं 2 वाक्य बोलता हूँ, लोगों को मालूम पड़ जाता है कि ये कौन कमेंट्री का। एक पहचान बन गई, एक शैली। उच्चारण के लिए या स्ट्रोक के लिए जगह बनाई या तमाम चीज़ें, जो इतनी भाषा को मैंने, इतने सारे शब्दावली, क्रिकेट की शब्दावली, देखिए हिंदी तो कई लोगों की अच्छी रहती है, लेकिन क्रिकेट की शब्दावली जो लोगों को ग्रहण हो सके, जो लोग जिसको महसूस कर सकें, ऐसी शब्दावली मुश्किल होता है। तो वो मैंने अभी भी रिसर्च करते हैं आप? हाँ, करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे अब बीच में, अभी जैसे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कहते थे तमाम अंग्रेज़ी कमेंटेटर, और हिंदी के कमेंटेटर भी कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? तो मेरे मुंह से अचानक अंदर से आवाज़ आई और मैंने बोला कि
ये जो है शंका के गलियारे में बोलिंग कर रहे हैं। तो शंका का गलियारा इतना अच्छा शब्द रहा कि कई चैनल्स ने तो इस पर वार्तालाप किया कि ये जो है वो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टनिटी से भी बेहतर एक्सप्रेशन है। तो ये एक मुझे लगता है कि जो काम अंदर से हो गया, मैं ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा कमेंटेटर हूँ या बहुत इंटेलिजेंट या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, लेकिन दिल से काम करता हूँ। तो दिल से काम किया तो अच्छा काम हो। आजकल के हिंदी कमेंट्री को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सभी खिलाड़ी जो क्रिकेट से रिटायरमेंट लेते हैं वो कमेंटेटर बन जाते हैं। तो आजकल के कमेंट्री और आपके ज़माने के कमेंट्री, यानी कि आप भी अभी भी कर रहे हैं कमेंट्री, उस ज़माने में और आज के ज़माने में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, दूसरा फ़र्क तो यही है कि जो हिंदी का महत्व कम हो गया है। हिंदी भाषा जो सही भाषा होनी चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी भाषा, उड़िया में कमेंट्री कर रहे हो तो उड़िया का जो होना चाहिए ना, भाषा के साथ ही जो उसका व्याकरण है वो सही होना चाहिए। क्रिकेट खेली नहीं जा सकती, क्रिकेट खेला जाता है, विकेट गीली नहीं होती, विकेट गीला होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो होता है ना, पुल्लिंग स्टिलिंग, जैसे अंग्रेज़ी में हम नहीं कह सकते कि आई इज़ गोइंग या दे इज़ कमिंग, है ना। नहीं तो अंग्रेज़ी वाले आपके प्राण ले लेंगे, आप कोई भी व्यक्ति हो अगर इस तरह से बोलना शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि उन्हें अपनी भाषा से प्यार है। लेकिन हिंदी में लोग, ये क्रिकेटर्स क्या समझते हैं कि हिंदी तो कुछ भी बोल लो चल जाएगा काम, लोगों को क्या है। क्या सुशील दोषी को पता था कि आने वाले समय में जब आप क्रिकेट हिंदी कमेंट्री में आए तो आपको पता था कि आप ही हिंदी कमेंटेटर की हिंदी कमेंट्री की भविष्य बनेंगे, आवाज़ बनेंगे? नहीं, ये तो आप लोगों के मोहब्बत ने बना दिया। तो जो सुनने वाले, मैं उनको ज़्यादा श्रेय देता हूँ। मैंने तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन जो सुनने वाले हैं, लोग कहते हैं कि भारतीय, उस समय जब 1968 की बात बता रहा हूँ, तब लोग कहते थे कि भाई भारतीय लोग कम पढ़े लिखे हैं और परिवर्तन को एकदम स्वीकार नहीं करते हैं। अब यहाँ तो परिवर्तन बहुत बड़ा हो गया। जो कमेंट्री अंग्रेज़ी में चलती थी वो अचानक हिंदी में शुरू हो गई और उस परिवर्तन को बात की बात में लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये श्रोताओं का योगदान ज़्यादा है हिंदी में। जो सुनने वाले, हो सकता है कि हमने दिल से काम किया, उनके दिलों के तारों को छुआ, इसीलिए उन्होंने हमें स्वीकार किया, लेकिन फिर भी उनका श्रेय हमारे मुकाबले कहीं ज़्यादा है। लंबा समय तक आपको बोलना पड़ता है, संयम के साथ बोलना पड़ता है और क्रिकेट में रोमांच आप भर देते हैं, तो ये सब कैसे मुमकिन होता है? नहीं, देखिए, आप महसूस करके बोलेंगे तो अपने आप मुमकिन हो जाएगा। अगर आप महसूस नहीं करेंगे और आपको लग रहा है कि काम चला देने का जैसे तैसे, तो फिर आप अच्छी कमेंट्री नहीं कर सकते। अगर वहाँ पर रोमांच है, वहाँ पर दिलचस्पी है मैच में, तो आपकी आवाज़ में भी वो बात आनी चाहिए। अगर बैट्समैन ने चौका मारा तो आपको लगना चाहिए जैसे आपने ही चौका मारा। तो वो जो आपके मन में जो भावना बल्लेबाज की है वो आ जानी चाहिए। ऐसे बॉलर की ये जो स्टाइल था आपका 4 रन, ये थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, नहीं, ये एक अपने आप ही हो गया, क्योंकि क्या होता है, बाउंड्री लाइन की तरफ जाती है ना, और जैसे ही बाउंड्री लाइन के पार करती है तो उसी समय आवाज़ में अपने आप आ जाता है कि ये 4 रन, तो अपने स्वतः स्फूर्त जिसको कहते हैं ना, कि इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, अपने आप निकला। तो यही तो मैं कहता हूँ कि जब दिल से काम करते हैं ना, तो कुछ ऐसी शैली, ऐसी भाषा बन जाती है जो लोगों के मन में घर कर जाती है। एक अच्छा कमेंटेटर होने के लिए क्या गुण होना चाहिए? नहीं, गुण तो यही, एक तो भाषा पर अधिकार होना चाहिए, और जिस भाषा में आप बात कर रहे हैं उसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए। बोलचाल की भाषा में बात करिए। सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे वाक्य बोलिए, खास करके टीवी कमेंट्री में। रेडियो कमेंट्री में तो आप लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन टीवी कमेंट्री का दृश्य बदलता जाता है, तो आपको दृश्य में तुरंत ही ज़्यादा मुश्किल क्रिकेट कमेंट्री में टीवी या रेडियो में? रेडियो तो ज़्यादा यूँ मुश्किल है कि रेडियो से आपको आवाज़ से चित्र खींचना है, और टेलीविज़न में तो चित्र दिख रहा है। तो टेलीविज़न इस मामले में मुश्किल है कि प्रभावित करना बहुत मुश्किल है, कि चित्र दिख रहा है। जब आप आकाशवाणी यानी कि रेडियो के लिए कमेंट्री करते थे तो आपको कोई देख नहीं पा रहा होगा, तो जब पहला रिएक्शन आपको आवाज़ से पहचाना गया कि सुशील दोषी बोल रहे हैं शायद, तो कैसा लगा उस दिन? नहीं, अद्भुत अद्भुत। मैं सोचता हूँ कि, लेकिन वो क्या रहता है कि हम कलाकार जो बन जाते हैं, फिर अब समझ में आता है कि हम कलाकार हैं और हमारी जिम्मेदारी है, करोड़ों लोग हमको सुन रहे हैं, तो मन में ये रहता है कि भाई उनके साथ न्याय करना है। तो आवाज़ का उतार चढ़ाव, नॉलेज वैसा ही, और गलती ना करना कभी भी, और गलती हो गई तो तुरंत स्वीकार करना
कि ये गलत हमने बोल दिया। मतलब विनम्रता इससे आपकी झलकती। आजकल कई कमेंटेटर जैसे ये भी करते थे हमारे समय में भी कि भाई देख तो रहा नहीं, टेलीविज़न पर आ नहीं रहा, आपने बोल दिया धारा प्रवाह काफ़ी है, ज़रूरत क्या है ठीक करने की। लेकिन मैंने हमेशा ध्यान रखा कि कोई गलती भी हो तो तुरंत स्वीकार करो कि मुझसे ये गलती हो गई थी, क्षमा चाहता हूँ। तो ये जो इसके कमेंटेटर की विनम्रता और सीखने की शिद्दत, ये दोनों बढ़ती है। ये भाषा पर इतना पकड़, आप तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं शायद, तो भाषा पर इतना पकड़ कैसे आ गया? नहीं देखिए, इंजीनियरिंग तो मैंने किया, लेकिन बचपन से मुझे हिंदी भाषा के प्रति काफ़ी रुझान था। और बड़े बड़े साहित्यकारों जैसे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा जैसे बड़े बड़े धर्मवीर भारती, इन सब के उपन्यास, इनके सबके जयशंकर प्रसाद का छायावाद, ये सब चीज़ें अपनी दिलचस्पी से मैंने पढ़ी और दिलचस्पी सदैव कायम रही। और लिखता मैं बचपन से, मेरी हिंदी बहुत अच्छी थी, 8वीं क्लास 9वीं क्लास तक। पहले दूसरे कमेंट्री तो नहीं, वो तो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के चौथे साल में पढ़ता था, तब शुरू हो गई थी। कॉलेज भी होता था? नहीं, तब तक तो नहीं। मैं ऐसे ही, लोग खेलते थे तो मैं पेड़ के नीचे बैठ के कमेंट्री करने लगता था। थोड़ा बहुत खेला भी, तब समझ में आया वो ज़्यादा मुश्किल है, बोलना आसान है। तब बोलने पे ध्यान केंद्रित किया। दूसरा, पैसे भी नहीं थे देखें तब इतना। पहला कमाई कितना था कमेंट्री में? पहली कमेंट्री की तो 25 रुपये दिन में कमेंट्री की थी मैंने, जो रणजी ट्रॉफी मैच किया था और इंग्लैंड गया था, तो 100 रुपये प्रतिदिन मुझे मिले कुल 1979। 100 रुपये प्रतिदिन, मतलब जेब से ही खर्च होता था। तो वो जो मोहब्बत के कारण ही काम किया और इसी कारण शायद अच्छा काम भी हुआ। परिवार में समर्थन मिला कि नहीं चलो हमारा बेटा? परिवार में तो सहयोग मिला, माता पिता का तो बहुत सहयोग मिला। और बाकी परिवार ने, देखो सहयोग के बिना तो परिवार ही नहीं चलता। नहीं तो इतने दिन जब आप बाहर रहते हैं तो पत्नी तो आपको छोड़ देगी अगर उसको ज़रा भी ये लगेगा कि ये तो आधे टाइम तो रहते ही नहीं है। लेकिन वो कुल मिलाकर सबका सहयोग भी रहा और जीवन का सफ़र बहुत, मुझे ये लगता है कि जो जितनी मुझ में काबिलियत थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों का प्यार। आज तो बहुत पैसा मिल रहा है क्रिकेट कमेंट्री में, लेकिन जब आपने शुरुआत किया था तो बताया था कि 25 रुपये, और उसके बाद आपने पहला कमेंट्री 100 रुपया कमाया था इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो आपको लगता था कि यार इसमें गुजारा हो जाएगा? नहीं, गुजारा तो सवाल ही नहीं। मैंने क्या इंजीनियरिंग किया था, फिर बाद में खुद बिजनेस भी शुरू किया। तो मैंने हमेशा ध्यान रखा कि एक दो तरह के कर्तव्य होते हैं, एक तो श्रोताओं के प्रति कर्तव्य, दूसरा परिवार और माता पिता की अपेक्षाओं के प्रति कर्तव्य। वो दूसरा कर्तव्य ये कि जिस काम को हमारे माता पिता ने बढ़ाया उस काम को और आगे बढ़ाना, बिजनेस व्यवसाय को भी आगे बढ़ाना। आज हमारे देखिए, आज एक ज़माना था 15 रुपये, हम कह रहे थे 15 रुपये महीने के मकान में किराए से रहते थे। आज 150 आदमी मेरी कंपनी में काम करते हैं। टोयोटा का हमारा शोरूम है ना, टोयोटा कारों का, और होंडा स्कूटर्स के 4 शोरूम्स हैं इंदौर में। तो ये एक बढ़ोतरी और बेदाग ज़िंदगी जीते हुए कि नाम भी कमाया और नामा भी कमाया। नामा यानी पैसा, तो नाम और नामा दोनों अगर कमाई हो तो लोग फिर भी आपकी प्रशंसा करें तो समझ लीजिए कि आपने अच्छा काम किया। आपका थोड़ा अपना अंदाज से आप जब शुरुआत करते हैं ना, नमस्कार मैं सुशील दोषी बोल रहा हूँ, तो उसी अंदाज से हमको एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नमस्कार, आप मुझे सुन रहे थे क्योंकि मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करते हुए बोल रहा हूँ। हिंदी क्रिकेट जगतर जड़े बड़ ना एवं कमेंट्री जगतर एते बड़ ना जहाँ को आज आम पाचे और बहुत दिग को लेकिन आलोचना करने को चाहूचे, शुणा को चाहूचे। सुशील जी, अभी तक आपने बहुत सारे मैचेस की कमेंट्री किए हैं, मुझे थोड़ा बताइए कि सबसे बेस्ट कमेंट किसके तरफ से आया है? नहीं, एक तो एक आवाज़ के मामले में हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे आकाशवाणी इंदौर के, उन्होंने एक बात कही थी कि यार तुम्हारी आवाज़ में ईमानदार आवाज़ है। देखिए, सब तरह तरह की आवाज़ें होती है कि बच्चन बारिटोन, हेवी वॉइस है ना, भारी आवाज़, पतली आवाज़, कर्कश आवाज़, तरह तरह की आवाज़ें होती थी। एक अच्छा कमेंटेटर बनने के लिए कैसा आवाज़ चाहिए? नहीं, ईमानदार आवाज़ सबसे बढ़िया बात है। ईमानदार आवाज़ यानी जो कुछ हो रहा है उसका सही तरीके से वर्णन कर पाएँ, उसको बिल्कुल ईमानदारी 100% बिना मिलावट के, तो वो ईमानदार आवाज़। और आवाज़ ऐसी कि जो दिल से निकली हुई। ईमानदार एक तो वो तो विषय वस्तु हो गई, लेकिन आवाज़ तो एक अंदर से जो होती है ना, आप महसूस करके जो बोलते हैं, जो आवाज़ निकलती है,
वो आवाज़ अलग तरह की होती है। तो वो महसूस करके बोलने वाली आवाज़ को ईमानदार आवाज़। दूसरे भी महसूस करेंगे। हाँ, दूसरे तभी महसूस करेंगे जब आप महसूस खुद करेंगे। एक तो ये था, और दूसरा कमेंट जो मुश्ताक अली साहब थे, जो 1936 में जिन्होंने इंग्लैंड में पहला शतक लगाया था भारत की तरफ से विदेशी भूमि पे, इंग्लैंड की भूमि पर, तो वो इंदौर के थे हमारे। तो वो एक बात कहते थे कि भाई देखिए, मुझे तो ईश्वर ने भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए, और लता मंगेशकर को भेजा है गाने के लिए, और सुशील दोषी याद रखना तुम्हें भेजा है हिंदी क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए। ये बड़े प्यार से बोलते थे, मेरे सामने बोलते थे, लोगों को भी फंक्शंस में भी उन्होंने ये बात बोली है, समारोह में भी। लेकिन वो बहुत कुछ बदला है हिंदी कमेंट्री में। क्रिकेट में क्या क्या बदलाव हुआ है, आपको क्या लगता है? नहीं, क्रिकेट में तो देखिए हिंदी कमेंट्री भी बदली, क्रिकेट तो बहुत बदला। देखिए पहले सफ़ेद कपड़े में खेलते थे खिलाड़ी, फिर कपड़े बदले, फिर गेंद का रंग बदल गया, ठीक है। अंपायर्स के सफ़ेद कोट और काले पतलून वाला भी अब वो नहीं रहा जो अब T20 वगैरह में हम देखते हैं। और नाचने वाली जो लड़कियां मैदान के बाहर जो आजकल T20 में रहती, ये तो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई कि भारत जैसे देश में ये होगा, लेकिन वो हो रहा है। छोटी बाउंड्रीज हो गई, पाटा पिचेस हो गई, बॉलर्स पे बंधन लग गया कि दो ही फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर, पहले 6 ओवर्स में T20 में। तो इतना कुछ क्रिकेट में बदल गया। और कमेंटेटर्स को यही मैं कहता हूँ कि अगर बदलते वक्त के साथ आप नहीं बदलोगे तो वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। ये एक नियम है, चाहे ये कमेंट्री हो या कोई भी क्षेत्र जिसमें आप काम कर रहे हो, बिजनेस हो, व्यवसाय हो, पत्रकारिता हो, बदलते वक्त के साथ अगर आपने कदम मिलाकर नहीं साथ दिया तो आप पीछे छूट जाओगे, और पीछे छूट जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अच्छा, मैं कमेंट्री के बाद और थोड़ा करूंगा, लेकिन कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर हैं? आपने टाइगर पटौदी को देखा, आपने गावस्कर को देखा, कपिल देव को देखा, श्रीकांत को देखा, अमरनाथ को देखा, गुड्डप्पा विश्वनाथ को देखा, न जाने कितने क्रिकेटर बनते हुए आपने देखा और अभी भी बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस क्रिकेटर ने आपके जीवन में बहुत कुछ प्रभावित किया है? नहीं, सबसे ज़्यादा तो सुनील गावस्कर ने प्रभावित किया कि इंसान के तौर पे भी, और तकनीकी रूप से उनसे बड़ा क्रिकेटर तो क्रिकेट के इतिहास में हुआ ही नहीं। आपने बहुत सारे क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन इतने क्रिकेट को बारीकियों से देखना, उसको जानना, तकनीक को समझना, ये तो बहुत मुश्किल है ना? नहीं, मुश्किल तो कुछ भी नहीं, क्योंकि ये क्रिकेटर्स ये कहने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि ये मुश्किल है और क्रिकेट तो हमें ही आता है, बट क्रिकेट कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हम भी इंजीनियर हैं, और इंजीनियरिंग के एरोडायनामिक्स का सिद्धांत तो सबसे पहले हम ही पढ़ते हैं, इनको तो पता भी नहीं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ध्यान से आप सीखो, कॉमन इंटेलिजेंस लगता है, कोई बहुत ऊंचे दर्जे का इंटेलिजेंस भी नहीं लगता। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत बड़ा विद्यार्थी नहीं था मैं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं हूँ और नहीं था भी, लेकिन उसके बावजूद भी एक जनरल कॉमन सेंस से अगर आप दिल लगा कर कोई काम करो तो आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कमेंटेटर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सफलता हासिल कर सकते हो। क्या कोई उड़ीसा से हो या बंगाल से हो या केरला से हो या आंध्र प्रदेश से हो, क्या वो बेहतर हिंदी कमेंटेटर बन सकता है, अच्छा हिंदी कमेंटेटर बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? अगर वो हिंदी, देखो अध्ययन करना पड़ेगा, हिंदी के शब्द अपने आप आने चाहिए अंदर से। उसके लिए ज़रूरी कि साहित्य पढ़ें तो संवेदना आती है कि आपको अच्छे अच्छे शब्द अपने आप निकलने लगते हैं, दिल से निकलने लगते हैं। तो फिर आप शब्दों का आपके पास भंडार होना चाहिए अंदर से, क्योंकि इतने पढ़ाई होनी चाहिए ना। आप पढ़ो नहीं, अब जैसे अधिकांश क्रिकेटर्स जो कमेंट्री कर रहे हैं हिंदी में, अधिकांश क्रिकेटर्स हिंदी भाषा पढ़ नहीं सकते, अखबार पढ़ नहीं सकते, वो केवल रोमन लिपि में पढ़ते हैं, रोमन लिपि में लिख सकते हैं, रोमन लिपि में पढ़ सकते हैं। तो ये एक बड़ा फ़र्क है साहित्य। तेंदुलकर खेलते थे तो लगता था कि टोनी ग्रे कमेंट्री कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता था। वैसे सुशील दोषी कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो खेलते थे और सुशील दोषी को मज़ा आता था? नहीं, मैं सबसे ज़्यादा मज़ा तो गावस्कर साहब से ही आता था, क्योंकि तकनीक का पूरा वर्णन करने को मिलता था ना कि ऊंचा, ये कोहनी ऊंची जा रही है, जब डिफेंस करते हैं गेंद को अपनी आँखों के ठीक नीचे खेल रहे हैं, ये तमाम चीज़ें, फुटवर्क के बारे में बात होती थी, है ना। ये गेंद की लेंथ को कितनी जल्दी पहचानते, बहुत ऊंचा बैकलिफ्ट नहीं रखते हैं, तमाम चीज़ें आप जो ज़्यादा तकनीकी बातें आप उनकी कर सकते थे। तो और बाकी तो लठमार क्रिकेट तो बहुत हो रहा है, आप क्या उसमें उत्तेजना भर के बात कर सकते हैं। भारत अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा, पिछले साल हमने न्यूजीलैंड से टेस्ट गंवाया, 3-0 से हार गए, 3 से हारे, साउथ अफ्रीका से हारे।
तो क्या लगता है आईपीएल का ज़्यादा इम्पोर्टेंस? नहीं, ये तो है, ये तो बड़ी सही बात कही आपने कि T20 क्रिकेट की बहुतायत के कारण धैर्य, तकनीक, इसका काफ़ी सेक्रीफाइस हो गया, बलिदान हो गया, ठीक है ना। और साथ ही ये विकेट पर लंबे समय तक टिकने की, अपने आप वो बैट का मुंह खोलने की आदत पड़ गई थर्ड मैन की तरफ खेलने की, तो उसमें कैच हो जाता है, क्योंकि वो रेड बॉल क्रिकेट होता है ना, गेंद ज़्यादा देर तक स्विंग होती है, तो और 3-4 स्लिप खड़े रहते हैं। अब T20 में तो स्लिप ज़्यादा रहते नहीं, क्योंकि चौके चले जाएँ तो क्या करोगे, तो ये एक फ़र्क रहता, कैच आउट हो जाते हैं। 2 दिन में टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाता है। बहुत सारे हमने इंग्लैंड एसेस में भी देखा, यहाँ पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भारत के बीच, ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो पिच खराब बनाते हैं कई जगह, तो जैसे कोई स्पिनर्स के लिए पिच बनाई, कोई तेज़ गेंदबाजी के लिए पिच बनाई, तो भारतीय टेस्ट क्रिकेट की भविष्य को कैसे देखते हैं आप? कैसे सुधार टेस्ट सकते हैं? क्रिकेट तो बना रहेगा, टेस्ट क्रिकेट क्योंकि सभी खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा प्रिय वो है टेस्ट। लेकिन वनडे क्रिकेट पर ज़रूर थोड़ा बहुत संकट है, कि 50 ओवर क्रिकेट के बारे में ज़रूर बातें हो रही है। मैं यही लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि एक अच्छा हिंदी कमेंटेटर कोई कैसे बन सकता है? नहीं, मेहनत का देखिए दो बातें हैं। एक तो आप क्रिकेट का अध्ययन करिए, पूरे तकनीकी ज्ञान विषय का होना चाहिए, उसके बिना तो ये तकनीकी खेल है। भाषा का ज्ञान, तकनीक पूरी, जिस खेल की आप कमेंट्री करना चाहते हैं। और तीसरी बात, सरल शब्दावली, मीठी आवाज़, मतलब ऐसी आवाज़ में बोलो कर्णप्रिय तो लगे, कानों में अच्छी लगनी चाहिए लोगों को। और बहुत जल्दी जल्दी बोलने के शब्दों को एक दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश मत करनी चाहिए। एक एक अलग अलग शब्द लगना चाहिए कि ओवरलैप नहीं हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि आप बोलेंगे। आपके हिंदी कमेंट्री के कैरियर को लेकर आप बहुत संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत संतुष्ट हूँ, मतलब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। पद्मश्री की उपाधि मिल गई और देश की तरफ से सम्मान मिलना है ना। मैं समझता, मेरी माँ तो कहती थी कि उस माँ को अब और क्या चाहिए जिसके बेटे को पद्मश्री मिल गया, तो मुझे खुशी है कि उनके जीते जी मुझे मिल गया था। तो ये तमाम कभी लगता है कि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है? हाँ, ये तो आप लोग कहें तो ठीक है, मेरा कहना तो मुनासिब नहीं है, लेकिन ठीक है, कोशिश तो करता हूँ, दिल से बात करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील दोषी आम सहित विस्तृत भाव में आलोचना करुले जे केमती तांकर हिंदी कमेंट्री कैरियर आरंभ होता, केते बाट से जाइछंती, केते केते मैचेस को से कवर करिछंती एवं तांकर क्रिकेट को लेकरी केते आग्रह थिला एवं हृदय जदि आपण कहउछंती क्रिकेट विषय रे, ताला आपण क्रिकेट खेलिबार आवश्यकता नाही। जदि आपण अन्य माननकु अनुभव करि पारुछंती, ताहले ही आपण जड़े भल क्रिकेट कमेंटेटर हो पारे। भाषा केबे गोटे प्रतिबंधक नुहे गोटे भल कमेंटेटर हेबापई। जदि आपण पाखरे आग्रह अच्छी, पढ़िबार आग्रह अच्छी एवं शिखिबार आग्रह अच्छी, ताहले केबे मध्य कौनसी भाषा आपण प्रतिबंधक नुहे। आपण मध्य सुशील दोषी हो पारे। केवल कठिन परिश्रम दरकार, प्रतिबद्धता बा कमिटमेंट दरकार से खेल प्रति बा से जिनस प्रति। तो मोटामोटी भाव में आम देखिले सुशील दोषी लंबा कैरियर क्रिकेट कमेंटेटर हिसाब से केते से सफलता पाई आवाज़ बा वॉइस ही गोटे परिचय सृष्टि कर पारिछि। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।